कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा रो रहा पूरा देश लेकिन पीएम है मौन। तो वही फिर से पुलवामा दोहराने की आतंकी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने 45 किलोग्राम आईडी भरी कार को बरामद कर उड़ाया। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के सदस्यों ने तैयार किया था आत्मघाती कार। वही मौसम विभाग ने दी जानकारी, कहा आने वाले 5 दिनों में भयंकर गर्मी के बाद देश के कई राज्यों में होगी बारिश, लोगों को मिलेगी बढ़ती गर्मी से राहत। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने की प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुनवाई, कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी है, सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। वही देश में कोरोना संक्रमितों का बड़ा आंकड़ा, कुल संक्रमितों की संख्या 1.58 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 194 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। उत्तराखंड के पौड़ी में मानसून शुरू होने से पहले जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने विकास भवन सभागार में पौड़ी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने मानसून सीजन के दौरान बारिश, दैवीय आपदा से होने वाली संभावित नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसून के दौरान बारिश से क्षेत्रों में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत के लिए 5-5 लाख की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। तो वही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के घर से मात्र 8 किलोमीटर दूर दिनेशपुर के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, जहां एक और पीने के पानी में टंकी पर गंदगी नजर आ रही है। तो वहीं अस्पताल परिसर में चमगादड़ भी नजर आ रहे हैं और ना ही साफ सफाई देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही दिनेशपुर के सरकारी अस्पताल में 3 डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही डॉक्टर अस्पताल में कार्यरत है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीडियो में दिखाया है, उसमें जो चमगादड़ दिख रहे हैं वो वीडियो से उनके प्रजाति, स्पेसिफिक प्रजाति का बताना तो बड़ा मुश्किल है। वैसे वो इंडियन बैट्स हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है उससे इंडियन बैट्स से या उनके मल से कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बारे में कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आई। चमगादड़ जो बहुत टाइम से हैं, ये अस्पताल के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उसमें ये बरसों से हैं, तो इसको हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है अगर नगर पंचायत ने करा है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जा रहे, अगर वो नहीं जा रहे तो उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि वहाँ से उनको हटाया जाए, चाहे वो पटाखे छोड़ कर उनको हटाया जाए या किसी और व्यवस्था से उनके लिए। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले घाट हाईवे अब रात के समय बंद रहेगा। दरअसल हाईवे पर इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तो वहीं प्रवासियों के लौटने के चलते हाईवे पर काम प्रभावित हुआ था, जिस कारण एनएच ने रात को हाईवे में आवाजाही बंद करने की प्रशासन से इजाजत मांगी थी और प्रशासन ने भी इसके लिए अनुमति दे दी है। तो एहतियात बरतना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा और किसी आकस्मिकता में अगर यातायात खोलने की अनुमति या अनुरोध हमारे तरफ से होता है उसको भी उनको अनुपालन करना पड़ेगा और मार्ग खोलना पड़ेगा। इसी शर्तों के साथ हमने उनको अनुमति दिया है। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एनएच जो है उसमें कार्य करेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन का असर नैनीताल के पहाड़ी, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर फलों के विक्रेताओं के साथ ही काश्तकारों पर भी अब पड़ने लगा है। काश्तकारों सहित फल व्यवसाय और मंडी से जुड़े लोगों पर कोरोना संकट काल के चलते अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो वहीं बाहरी राज्यों में फल सप्लाई करने वाले मंडी वालों का कहना है कि सप्लाई न होने के चलते वे काश्तकारों से कम फल खरीद रहे हैं। भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर यह हमारी सब फलों की दुकानें थी जो आपको बंद दुकानें दिख रही हैं, ये है। अब यह हमारी दुकान है वेलवाल जी की और हमारे ये शंकर भाई यहाँ पे बेच रहे हैं। दुकानदारी जो है इस टाइम 1% भी नहीं है पूरे सीजन की, क्योंकि
हम साल भर में इसी समय का इंतज़ार करते थे। ये 4 महीने ही हमारी कमाई के मेन थे। अब ये 15 जून तक ये हमारा मेन सीज़न माना जाता था। 15 जून के बाद अक्सर यहाँ पर मानसून आ ही जाता है, लगभग 2-4 दिन आगे पीछे। उसके बाद हमारा सीज़न रहता नहीं था। अब ये सीज़न 15 दिन का और है और काम धंधा कुछ है नहीं है इस टाइम हमारे पास। तो कितना कर्जा? क्या हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम 4 महीने इस सीज़न से कमाते थे और उसी से हमारे बच्चों का भरण पोषण चलता था। इस टाइम हम सब बेरोजगारी की कगार पर हैं। क्या हो रही है, माल मंडी में उठाने वाला इस टाइम कोई है नहीं। सरकार को भी परेशानी है और हमें भी परेशानी है। माल आएगा, सप्लाई होगा, टूरिस्ट नहीं है बाहर का, तो उससे सप्लाई हो नहीं पाएगी। सारे दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमें तो कम से कम 200-250 अदद भेजी जाती थी। इस साल तो मैं कहता हूँ 10-20 भी अदद आ गई तो बहुत बड़ी बात है। इस समय आड़ू चल रहा, खुमानी चल रही और पुलम चल रहा है। ये 3 चीज़ें चल रही। नैनीताल हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में निजी और अर्ध सरकारी विद्यालयों से फीस ना लेने और माफ करने के मामले में लगाई गई याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई, जिसके बाद मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामलों में 10 जून की तिथि तय की है। तो वहीं दूसरी याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया है कि निजी स्कूलों का सेशन का बकाया फीस जमा नहीं है, लिहाजा उन्हें इसे लेने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि हल्द्वानी की एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में निजी और अर्ध सरकारी विद्यालयों से फीस न लेने संबंधित 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त हो जाने के बावजूद भी डीलर गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहा है, जिसके बाद विशेष पुलिस दल और जिला रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 क्विंटल गेहूं और एक ट्रक को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से गरीबों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है, लेकिन राशन डीलर उसी गेहूं को 12 से 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में वो 60 क्विंटल गेहूँ पीडीएस के ले जा रहा था। उसकी हमने सदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। वहाँ पे उसका बयान लिया गया। बयान में उसने एक्सेप्ट किया कि वो जो गेहूँ है खरीदता है लोगों से और उसका व्यापार करता है, अवैध व्यापार करता है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अवैध व्यापार अलाउड नहीं है कि वो व्यापार करे इस चीज़ का। इस संबंध में उसके दूसरे जो गोदाम की भी जांच की गई, लोगों के बयान लिए गए। लोगों के बयान में ये सिद्ध हो गया कि ये जो है काफ़ी टाइम से ये लोगों से गेहूँ देता नहीं है और सिर्फ पैसे देता है और गेहूँ जो है वो बेच देता है ऊंचे दामों पर, जो कि एक अपराध है पीसी एक्ट के अंदर कालाबाजारी के। इसकी हमने FIR दर्ज करवाई है। तो वही अगली खबर भी चित्तौड़गढ़ से है, जहां रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। यहां जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की 2 बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें जयपुर और बांसवाड़ा के लिए बसों को रवाना किया गया। उनके घर पर भेजने का कार्य किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं और जो शेष बचे हैं उनके लिए? आज मैं यहाँ पे आया हूँ रोडवेज बस स्टैंड में, और यहाँ पे रोडवेज की बस चालू की गई है जयपुर के लिए और एक बांसवाड़ा के लिए। तो उन दोनों बसों को मतलब एक सुबह 7 बजे और 8 बजे रवाना की जा रही है। अभी जयपुर की बस रवाना कर दी है। और जहाँ तक प्रवासियों को उनके घर पहुँचाने का सवाल है, अभी तक चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हजारों यात्रियों को जो विभिन्न स्टेट हैं, चाहे वो झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं जहाँ श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वहीं जयपुर में लॉकडाउन के बाद अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बढ़ती अपराध को लेकर जयपुर पुलिस भी अब चिंतित है, जिसे लेकर जयपुर एडिशनल कमिश्नर ने सभी स्पेशल टीम थाना पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा है। जेल से छूटने वाले अपराधियों पर पुलिस नजर बनाए रखे है। तो वहीं इसे लेकर एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। जयपुर में लॉकडाउन 4 जारी है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। आवाजाही वापस सड़कों पर शुरू हो चुकी है। इस बीच
शहर के अंदर अपराध बढ़ सकते हैं। जयपुर पुलिस अलर्ट है और एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता भी लगातार तमाम जो थाने पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरह से अपराध नहीं बढ़े, उनको पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अलर्ट रहे। सर, हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता जी है बातचीत करने के लिए। सर, ऐसा माना जा सकता है कि अपराध में कुछ हद तक बढ़ावा हो सकता है लॉकडाउन के बाद, ऐसा? ये बात सही है कि लॉकडाउन में जो जो चीज़ें खुली हैं और जो जो लोगों की आवाजाही बढ़ी है, तो ये स्वाभाविक है कि हमारा जो फर्स्ट लॉकडाउन का समय था उस समय आपराधिक स्थिति जो है वो काफ़ी उस पर नियंत्रण हो गया था, लोगों की आवाजाही कम होने से। लेकिन जो जो लॉकडाउन में शिथिलता मिली है और लोगों की आवाजाही बढ़ी है तो अपराध में मामूली बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात के लिए पहले से सचेत थे और सचेत हैं। हमने लगातार कार्रवाई भी की है और हमने सभी लोगों को इस बात के लिए अलर्ट कर रखा है कि धीरे धीरे जब लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो अपराध बढ़ सकते हैं, इसलिए वो ध्यान रखें, सावधानी रखें और सब इस बात पे लगे हुए हैं। सारे अपराध नियंत्रण के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। सर, विशेष तौर पर नकबजनी, वाहन चोरी, छीना झपटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अब बढ़ सकती है। तो पुराने आपराधिक का रिकॉर्ड खंगालना, आपकी डीएसटी, सीएसटी, थाना, स्पेशल टीम, सभी को आपने मुस्तैद कर रखा है? बिल्कुल, हमारी सीएसटी, डीएसटी सारी मुस्तैद हैं और ये बात सही है कि वाहन चोरी, छीना झपटी, इस तरह की वारदातों में वृद्धि हो सकती है। हमने पकड़े भी हैं पिछले दिनों, जैसे सांगानेर में हमने वाहन चोर पकड़े हैं, प्रतापनगर में वाहन चोर पकड़े हैं। कुछ हमारे जो 2-3 ऐसे सेंसेशनल मर्डर भी हुए थे, जैसे बगरू इलाके में भी एक वृद्धा है, उसके हाथ पैर काट के कड़े ले गए थे, तो वो वारदात भी हमने खोली है। तो ये घटनाएं बहुत मामूली रूप से बढ़ी हैं, लेकिन हमने उसी गति से, उससे अधिक गति से हमने अपराधियों को भी पकड़ा है। ये तो सही है, पब्लिक की जिम्मेदारी तो वही, पब्लिक यदि नज़र रखेगी अपराधियों पर, पुलिस को सूचनाएं देगी, पुलिस का सहयोग करेगी, हम अपेक्षा करते हैं पब्लिक का सहयोग मिला भी है, मिलता रहेगा और पब्लिक के सहयोग से अपराध पर और अच्छी गति से, अच्छे तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। ये थे एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता जी जो बता रहे थे पुलिस मुस्तैद है, अलर्ट है और कह सकते हो कि कुछ हद तक अपराध में बढ़ोतरी हो सकती है। जयपुर पुलिस अलर्ट है, उसके अलावा आम जन भी अलर्ट रहें, कहीं पर जाए तो इस तरह के संदिग्ध जो लोग होते हैं उन पर नजरें बनाएं और ऐसे कोई संदिग्ध दिखता है तो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दे। सहयोगी नरेश पारिक के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वहीं जयपुर के चाकसू टोल के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान हनुमान सहाय के रूप में हुई है। मृतक प्रतापनगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक की गुमशुदगी परिजनों ने प्रतापनगर थाने में कल ही दर्ज करवाई थी, जहां पुलिस हत्या में किसी परिचित का हाथ होने का फिलहाल शक जता रही है। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं 12 की एसीबी टीम ने अटरू में कार्रवाई करते हुए पिपलोद ग्राम सहकारी सेवा समिति के सचिव को 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सचिव ने किसान से फसली ऋण दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसे लेकर पिपलोद निवासी ओम प्रकाश मेहर ने 18 मई को 12 एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से रिश्वत की राशि बरामद की है। चौकी 12 पे 18 मई 2020 को परिवादी ओम प्रकाश मेहर पिपलोद का रहने वाला है, वो आया था और उसने लिखित में शिकायत पेश की थी और बताया था कि जो मेरे पिताजी हैं रामस्वरूप जी, उनके नाम गांव पिपलोद में ज़मीन है। उस ज़मीन पे जीएसएस जो ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी होती है गाँव में, उसमें लोन लेने के लिए हमने आवेदन किया है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी है और जो ओरिजिनल फाइल है वो भी ग्राम सेवा सहकारी के सेक्रेटरी को जमा करा दी। सेक्रेटरी उस प्रोसीडिंग को आगे फॉरवर्ड करने और लोन पास कराने के लिए 3000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण समस्याओं को लेकर एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी सरपंचों को बताया है कि मनरेगा के तहत सभी को कार्य करने का मौका मिलता है। विकास के लिए जितना पैसा सरकार से लेना है आप ले सकते हैं। लॉकडाउन के चक्कर में हमारे सारे सरपंचों से पहले चुन गए थे, इतना मौका नहीं मिल पा रहा था सरपंचों से एक बार रूबरू मिला जाए,
लॉकडाउन जिस हिसाब से खत्म होने के कारण पे थे, उसी नाते आज मीटिंग रखी थी। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमने सारे सरपंच बुलाए थे। सारे सरपंच नए आए हैं, वीडियो साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब, सबको साथ लेकर हमने किया है कि भाई जो भी नए सरपंच हैं उन सबको कामों के बारे में बताया जाए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश तरक्की करे, जिस हिसाब से कोरोना में हमने तरक्की की है, हम सबने जीता है उसको। आज जिस हिसाब से टोंक में 144 पॉजिटिव हो गए थे, आज उससे भी हम निकल के बाहर आए हैं। जिस हिसाब से भीलवाड़ा मॉडल चला था, ऐसी टोंक भी मॉडल बन गया, तो उससे भी निकल के आए हैं। तो हम सारे सरपंचों को कहा है कि नरेगा में माननीय प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपये और दिया है। लंबे समय सुरक्षित रहने के बाद आखिरकार कोरोना ने बूंदी जिले को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल मुंबई से अपने गांव शंकरपुरा लौटी 22 वर्षीय युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। तो वही रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित को क्वारंटाइन सेंटर कोटा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। तो वही कोरोना वायरस के चलते बेरोजगार हुए दुकानों के कर्मचारियों ने बीकानेर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की है कि उन्हें भी बेरोजगारी भत्ता या फिर राहत पैकेज दिया जाए। उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की है कि वे बेरोजगार हो गए हैं और अब दुकानें और बाजार नहीं खुल रहे हैं, और अगर बाजार खुल भी रहे हैं तो दुकानदार उन्हें अभी काम पर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। और हम चाहते हैं कि जो सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको वहाँ के मालिकों ने निकाल दिया, और हम चाहते हैं कि जो अभी 1.5 महीने लॉकडाउन रहा है, 1.5-2 महीने, उसकी भी फीस उन्होंने काट ली, उनको नहीं दी, तब वो कहाँ जाएंगे? उनका भरण पोषण, पालन, परिवार, बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? तो वही लॉकडाउन के दौरान डीडवाना में बाजार खुलने और उसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने और नियमों की पालना नहीं होने को लेकर न्यूज इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इसके तहत डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट आज अचानक खुद शहर के बाजारों में पहुंचे और बाजारों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बाजार और दुकानों में भारी भीड़ नजर आई। दुकानों में एक साथ कई लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते भी नजर आए। इस पर एडीएम जाट ने नाराजगी जताते हुए दुकानदारों को फटकार लगाई और तहसीलदार प्रभुदयाल व्यास और पुलिस को दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रोजगार भी जरूरी है, इसलिए काफ़ी हद तक लॉकडाउन में छूट दी है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस की पालना हो। जैसे छोटी दुकान है तो उसमें 2 आदमी से ज़्यादा नहीं हो, बड़ी है तो 5 से ज़्यादा नहीं हो, साथ ही मास्क का उपयोग करें। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के कल मीडिया में खबर आई थी भाई सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही, तो आज सिटी का राउंड लिया गया था और उसमें काफ़ी हद तक देखा कई दुकानों पर बहुत भीड़ थी और उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही थी। तो उसके लिए लोगों को समझाइश की और पुलिस को भी सावचेत किया भाई थोड़ा ज़्यादा राउंड ले और लोगों में चेतना जागृत करें ताकि महामारी के रूप में ज़्यादा लोगों तक बीमारी फैल नहीं पाए। कजाकिस्तान के कारगंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने पर राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। कजाकिस्तान से लौटे 142 राजस्थानी स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, सकुशल स्वदेश लौटे हैं। इससे पहले भी कजाकिस्तान से जयपुर आई फ्लाइट में 140 बच्चे जयपुर पहुंचे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल सहित पर्यटन विभाग के आला अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। साथ ही 3 फ्लाइट में 180 राजस्थानी प्रवासी जयपुर आए हैं। इनमें सुबह टोरंटो की फ्लाइट से 15 राजस्थानी प्रवासी जयपुर आए हैं, तो वहीं रात को जॉर्जिया से 23 प्रवासी राजस्थानी आए हैं। तो वही अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां घटोल गांव में अचानक एक पुराना आवासीय भवन भरभराकर नीचे गिर गया, जिसके बाद अंदर सो रही महिलाएं मलबे में दब गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और मशीनों की सहायता से मलबे को हटाया गया।
ये जो सुबह सूचना मिली थी 4:45 बजे के लगभग कि एक मकान ये जो डंडड़ा है रामपुर श्यामपुर में, उसमें एक मकान का छत जो है गिर गया है। उसके अंदर एक माँ बेटी, करीबन जो माँ थी वो 80 साल के लगभग उम्र की थी और उनकी बेटी लगभग 48 ईयर्स ओल्ड है। तो वो गिर गया, उसमें बेटी तो किसी तरह से बाहर निकल गई है, लेकिन बुजुर्ग जो महिला थी वो उसी में दबी रह गई, जिसको हम लोगों ने पूरे रेस्क्यू के साथ में बाहर निकाला। इसमें करीबन 2-2.25 घंटे लग गए और उनको निकाला गया। पूरा काफ़ी मलबा था, तो अभी उनको हॉस्पिटल ले गए तो उनकी डेथ हो गई है। इसके पीएम की कार्रवाई चल रही है और अभी उन कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।